आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 257 इक़्तात सुन चुके हैं। अब किस्त 258 मुलाहिज़ा फरमाएं। बहुत खूब। मैंने मुस्कुराते हुए बहुत गौर से उसकी तरफ देखा, गोया ये भी कोई डिश तैयार हो रही है जिसमें अपनी पसंद के अज्जा शामिल किए जा सकते हैं। एक लम्हे के लिए कमरे में बोझल सी खामोशी छा गई। फिर मैं नहायत संजीदगी से कहा, देखो अच्छी लड़की, मेरा ख्याल है तुम ख्वाह ही इस मौजू में उलझ गई हो। ये तुम्हारी मंजिल नहीं है। तुम यकीनन यहाँ कुछ और बात करने आई थी, लेकिन हर इंसान के जहन पर कभी ना कभी किसी न किसी सनक का हमला होता है। मेरा ख्याल है तुम भी कोई सनक सवार कर बैठी हो। इसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करो, असल मौजू पर बात करो। मुझे यकीन है तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तुम एक गरीब मगर शरीफ और बाइज्जत नौजवान की मंगेतर हो। तुम जिस दुनिया की बातें कर रही हो वो यकीनन तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया नहीं होगी, लेकिन बाज़ औक़ात किसी सनक में उठाया गया एक कदम इंसान को उसके ख्वाबों की दुनिया से बहुत दूर ले जाता है और वापसी का भी कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। मैं तुम्हारी इस लम्हाती कमजोरी से फ़ायदा उठाना हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में ये एक घटिया किस्म की हरकत होगी और मुझे किसी भी किस्म का घटियापन पसंद नहीं। तुमने अब तक एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी होगी, मैं चाहता हूँ तुम इस पर कायम रहो। मैं लानत भेजती हूँ इस साफ़ सुथरी ज़िंदगी पर। वो यकलक थी गोया भड़क उठी। उसके लहजे में जज्बात की शिद्दत को महसूस करते हुए मुझे धचका सा लगा। वो एक बार फिर उसका चेहरा लाल भभूका सा हो गया। आप मेरे बुजुर्ग बनने की कोशिश न करें और मुझे नसीहतों से ना नवाजें। मैंने जिंदगी में अनगिनत नसीहतें सुनी है, बल्कि मेरा ख्याल है गरीब आदमी को तो जिंदगी में नसीहतों के सिवा सुनने को कुछ मिलता ही नहीं है। और आप भला इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि किसी लड़की के ख्वाब क्या होंगे? मुझे बेयकीनी से अपनी तरफ देखते पाकर वो गोया कुछ और धीमी पड़ी और अपने लहजे में माकूलियत लाने की कोशिश करते हुए बोली, अब तक शायद मेरे ख्वाबों की दुनिया वही रही हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इसमें हर कदम पर शराफत और पाकीज़गी के बुलंद मीनार खड़े हों। आज अचानक ही मैंने इस दुनिया पर लानत भेज दी है। मैं अपनी सारी यादों, सारे नजरियात, सारे फलसफों और अपने पूरे माजी को किसी समंदर में गर्क कर देना चाहती हूँ। मैं एक नई जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अपना सफर नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। माजी की हर निशानी को हर गलत की तरह मिटा देना चाहती हूँ। हर पुराने ताल्लुक वास्ते को खैरबाद कह देना चाहती हूँ। आप मुझे उसका तरीका बताइए, नसीहत मत कीजिए। मैं उसकी बातों से जरा भी दिल बर्दाश्त ना हुआ और ना ही मुझे गुस्सा आया, बल्कि अब बात किसी हद तक मेरी समझ में आने लगी थी। मैंने एक नए जाविया नजर से उसकी तरफ झांका। उसकी आंखों में अब भी सुर्खी थी, मगर उस सुर्खी के अकब में शायद अनगिनत सुलगती ख्वाहिशों का धुआं था। मैंने मुलायमे से कहा, मेरा एक नजरिया ये भी है कि इंसान को नसीहत की सबसे ज्यादा जरूरत उसी वक्त होती है जब वो कहता है कि उसे नसीहतों की जरूरत नहीं है। वो अपना सबसे ज्यादा नुकसान उसी वक्त कर रहा होता है जब वो नसीहत सुनना नहीं चाहता। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर बरसों से सोचों का लावा पक रहा था और आज उस साथी फिशा को अचानक कोई ऐसा धचका लगा है कि वो फट पड़ा है। मुझे अपना दोस्त समझो और अपने महसूसात के बारे में जरा ताहम मुझसे बताओ। वो एक लम्हे खामोश रही। उसका निचला होंठ धीरे धीरे लरस रहा था। उसने उसे दांतों में दबा लिया। कुछ देर उसका सर झुका रहा, फिर उसने सर उठाया और अफसुर्दा से लहजे में बोली, अफसल साहब, गुर्बत वाकई बड़ी जलील चीज है। मैंने और कामरान ने बचपन ही से गुर्बत और मसाइल के सिवा कुछ नहीं देखा। अब मैं उनसे छुटकारा पाना चाहती हूँ, निजात हासिल करना चाहती हूँ। हमने बहुत जिद्दोजहद की है, बहुत हाथ पांव मारे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। हालांकि हम में सलाहियतों की कमी नहीं है। हमने अपनी तमाम तर गुर्बत और उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने के बावजूद बहुत शानदार नताइज के साथ तमाम इम्तहानात पास किए। जो भी छोटी मोटी नौकरियां हमें मिली, हमने उनमें से नहायत जानदारी और मेहनत से अपने फ़राइज़ अदा करने की कोशिश की, लेकिन हम गरीब के गरीब ही रहे। गुर्बत से हमारा पीछा नहीं छूट सका। हमारे ख्वाब भी बहुत ऊंचे नहीं थे। अनहोनी बातें नहीं सोचते थे, लेकिन हमारे मामूली ख्वाबों को भी ताबीर नहीं मिल सकी। हम जवानी ही में थक चुके हैं। खसूसन मैं ज़्यादा थक चुकी हूँ। शायद मैं अंदर से ज़्यादा कमज़ोर हूँ। उसने गहरी सांस ली और कुर्सी के पुश्ते से टेक लगाकर वाकई थके थके अंदाज में आंखें बंद कर ली। मैंने मुलायमे से कहा, इसके बावजूद एक बात तुम्हारी समझ में नहीं आई कि गुर्बत और हमारा सिर्फ तकदीर के चक्कर है। इंसान के हाथ पाँव मारने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मौजे रुनमा नहीं होते। मौजे सिर्फ उनके लिए रुनमा होते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। आप मेहनत करते हैं कि आपको मेहनत का मुनासिब सिला मिल जाता है। खुदा किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता, लेकिन बाज़-औक़ात हम खुदा से अपनी मेहनत के बहुत ज़्यादा सिले की तवक्को रखने लगते हैं। आप मेहनत करने के बाद अपने आप को मुस्तहिक समझने लगते हैं कि अब हमारे लिए महल खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन हमारे मुकद्दर के हिसाब से हमारी मेहनत का सिला सिर्फ इतना ही होता है कि हम पेट भर कर रोटी खा सकें, मामूली कपड़ा पहन सकें और किसी छत के नीचे सर छुपा सकें। हमारा मुकद्दर इतना जोरदार नहीं होता कि हमारे लिए मिट्टी सोना बनने लगे। वो कदर तहकीर अमेज से अंदाज में मुस्कुराई, गोया मैं कोई धोखेबाज था और उसे चक्कर देने की कोशिश कर रहा था। अपनी सोसाइटी में ये अलमिया भी मुझे कदम कदम पर देखने को मिलता था कि जब आप खलूस दिल से किसी को समझाने और सही
रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ ऐसी नजरों से आपकी तरफ देखता है जैसे आप उसके दुश्मन हैं। लेकिन जो उनके सामने जी भर के झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं और उनको किसी अंधे कुएं की तरफ ले जाते हैं, उनके पीछे वो बड़ी अकीदत से आंखें बंद करके चलते हैं। बाज़-औक़ात तो अंधे कुएं में गिर चुकने के बाद भी तस्लीम नहीं करते कि उनकी बर्बादी का सबब वही था जिसे उन्होंने अपनी रहनुमाई के लिए मुंतखब किया था। वो फिर भी दूसरे लोगों या दूसरे अवामिल को ही बुरा भला कहते रहते हैं। सफिया जब बोली तो उसका लहजा मध्यम था, लेकिन उसमें बला की तलखी खुली हुई थी। एक मुद्दत से हम जैसे तही 10 लोगों को मुकद्दर के फलसफे का झांसा दिया जा रहा है, तकदीर के ढगोसले से बहलाया जा रहा है। अगर फाकों की नौबत ना हो तो गुर्बत इतनी ज्यादा तकलीफ की चीज नहीं। पुराने वक्तों में लोग गुर्बत में भी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर लिया करते थे। अब गुर्बत को ज्यादा तकलीफ दे इस हकीकत ने बता दिया है कि एक आदमी तो छोटी छोटी जरूरियात के लिए तरस रहा होता है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द नजर डालता है तो उसे दौलतमंदों के होशरुबा नजारे देखने को मिलते हैं। वो बहुत से लोगों को देखता है कि वो फजूलियात और खराफात पर भी पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। उसके खौफनाक नताइज सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो लूट मार का सैलाब आया हुआ है, जो अफरा तफरी मची हुई है, उसकी बड़ी वजह यही खौफनाक तजाद है। मैं इस खौफनाक तजाद के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इसे सही तरीके से दूर करने के हक में हूँ। मैं इस भयानक तजाद को दूर करने के लिए इसके हक में नहीं हूँ कि महरूम तबका डाके मारने लगे, दूसरे को लूटने लगे और ऊंचे ख्वाब देखने वाली लड़कियां कहवा खाने आबाद करने लगे, या दौलतमंद लोगों की दाश्ताएं बनने की सही करें। यह मसले का हल नहीं है। इस तरह तो माशरे का खलिफशार और बढ़ेगा। मुझे इससे गर्ज नहीं है, वो जिद्दी लहजा में बोली। मैंने माशरे का ठेका नहीं ले रखा, मैंने अपनी जिंदगी बदलने का तहिया कर लिया। इसके लिए मेरे सामने यही एक शॉर्टकट। मैं इस सिसकती तरसती जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं जिंदगी की तमाम बड़ी बड़ी आसाइशों से लुत्फ अंदोज होना चाहती हूँ। महरूमियों से झुंझलाए हुए और तंग आए हुए हर शख्स का यही जवाब होता है। ये जवाब बाज़ औक़ात जुबान पर नहीं आता, सिर्फ जहन में ही रहता है। इन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। तमाम इंसान के बारे में हमेशा एक मुहिम सी उम्मीद मेरे जहन में रहती थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, और वो जो बेचारा शरीफ आदमी तुम्हारा मंगेतर है, उसका क्या बनेगा? वो तो तुमसे शादी के इंतजार में बैठा होगा। उसका मसला तो बीच में आन फंसा है। वो बेजारी से बोली। वो इस नए चक्कर में फंस गया है। वो अक्सर ही किसी न किसी चक्कर में फंसता रहता है। इस बार ज्यादा ही बड़े चक्कर में फंस गया है। मैं चाहती हूँ इस चक्कर से निकल जाए। इस सिलसिले में मुझसे जो कुछ भी हो सका वो मैं करूंगी। मेरा उससे जो भी ताल्लुक की खातिर है, जो भी रिश्ता नाता है, उसके हवाले से उसके लिए ये मेरा आखिरी तोहफा होगा कि मैं उसे इस चक्कर से निकलवा दूं। लेकिन उसके बाद मैं उससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है और तुम्हारा ख्याल है कि तुम बहुत अक्लमंद लड़की हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कम अज कम इससे ज्यादा तो अक्लमंद हूँ। मैंने अभी तक अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया था। आंखें बंद करके उसके साथ घिसटती चली आ रही थी, या यूं कहना चाहिए कि हाथ पर हाथ धर के बैठी थी। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जब गुर्बत की इस कैंचली को उतार फेंकने के लिए मैदानी अमल में कदम रखूंगी तो एक हशर बर्पा कर दूंगी। वाह वाह, मैंने हल्की सी ताली बजाई। तुम्हारे अज़ाइम वाकई बड़े बुलंद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारे मंगेतर के साथ ये बड़ी ज्यादती होगी। आप उसकी बेवकूफ़ी देखे ना। वो शिकवा भरे अंदाज में बोली। उसने अपने हालात को बदलने के लिए एक इनकलाबी कदम उठाने का फैसला भी किया, तो वो भी कैसा बेवकूफ़ाना था। उसने अपने आप को गुर्बत से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसा लिया। बात फिर वही मुकद्दर की आ जाती है। मैं तहम्मुल से कहा, मुकद्दर खराब हो तो हर हाथ उल्टा पड़ता है, मुकद्दर अच्छा हो तो बेवकूफ़ाना फैसले भी मुनाफे बख्श हो जाती है। आप अपने इस फलसफे पर ख्वाही कितना जोर देते रहे, लेकिन मैं जो फैसला कर चुकी हूँ, जो प्रोग्राम बना चुकी हूँ, उस पर ज़रूर अमल करके रहूँगी। वो गैर मुतज़लज़ल लहजे में बोले। ठीक है, मैंने खुशदिली से कहा, अगर तुम्हें दाश्ता बनने का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है और तुम्हारे ख्याल में ये बहुत ही बाइज्जत मकाम है, तो ज़रूर इस तक पहुँचो। इज्जत को गोली मारें। वो बेजारी से बोली। मुफलिस की इस सोसाइटी में, मुफलिसी की इस सोसाइटी में क्या इज्जत है? मुफलिस की इस सोसाइटी में क्या इज्जत है? इज्जत रुपए पैसे ठाट बाट से है। ये चीजें आपको हासिल हों तो सब आंखें बंद करके इज्जत करते हैं। कोई भी आपसे नहीं पूछता कि ये सब चीजें कहाँ से आई, और आप चाहें तो किसी के पूछने से पहले ही कोई खूबसूरत सी कहानी घड़कर अपने जानने वालों या मुतवक्के चाहने वालों में फैला सकते हैं। जब इंसान बहुत जला भुना और जलाया हुआ होता है तो इस किस्म के वागियाना फलसफे बहुत अच्छे लगते हैं कि मुफलिस की इस सोसाइटी में क्या इज्जत है, इज्जत रुपए पैसे से है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि ये सच नहीं है। ये भी महज एक दिल का बहलावा है। जल्दी ये दिल का बहलावा भी साथ छोड़ देता है और फिर वही एक बेइत्मीनानी, एक खलिस्तात रह जाती है। पुरानी कदरों में फिर भी ज्यादा जान है। इंसान उनके सहारे ज्यादा मुतमिन रहता है, ज्यादा पुरस्कून जिंदगी गुजारता है। अच्छा, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। ये बताओ कि वो कातिल है या नहीं? कातिल तो वो नहीं है। वो चाहे भी तो किसी को कत्ल नहीं कर सकता। वो अफसुर्दा से अंदाज में मुस्कुराई, लेकिन बहरहाल मेरी बात कोई अहमियत नहीं रखती। असल अहमियत तो सिर्फ इस बात की है कि कानून और अदालत उसे बेगुनाह तस्लीम करते हैं या नहीं। आप खुद अगर उसके लिए कुछ न करें तब भी इतना तो कर ही सकते हैं कि उसके लिए किसी अच्छे से वकील का बंदोबस्त कर दें। हम तो किसी मामूली वकील की खिदमात भी हासिल नहीं कर सकते।
वकील की खिदमत हासिल करने का हक तो सिर्फ एक मुजरिम को होता है। हाँ होता तो है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता। मैंने जवाब दिया, मेरा बस चले तो इन तमाम वकीलों का भी कोई बंदोबस्त ही मुनासिब सा कर डालूं, जो ये जानते हुए भी कि उनका मुवक्किल मुजरिम है उसकी वकालत करते हैं, उसे सजा से बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ये बेज़मीरी भी बड़े मसाइल पैदा कर रही है। बहरहाल वकूए की रात वो उसके स्टूडियो में था। उसने तुम्हें बताया कि उस रात वहाँ क्या हुआ था, वो वहाँ गया क्यों था? हाँ, उसने मुझे सब कुछ बताया। वो सारी लाते हुए बोली। वो उस रात उसके पास कुछ एडवांस लेने के चक्कर में गया था। अब उसके हालात की मज़ाहका खेजी पर शायद दिल ही दिल में हंस रही हूँ। नहीं, मैं हरगिज़ नहीं हंसा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, उसे इत्मीनान दिलाया, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। हालात वाकई बहुत ख़राब और मज़ाहका खेज थे। और ठंडी सांस लेकर बोली, दिखावे की शादी को अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि किराए का शौहर खासी मोटी रकम एडवांस मांगने के इरादे से उस हसीन और दौलतमंद बीवी के पास जा पहुंचा, जिसे वो सिर्फ देख सकता था, छू नहीं सकता था, जिसकी दौलतमंदी के मुजाहरे वो सिर्फ देख सकता था, उससे इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकता था। क्या उसे पैसों की जरूरत थी? मैंने पूछा। ऐसी वैसी वो इस्तिज़ाइया अंदाज में हंसी। मेरे और उसके हालात के बारे में जान लेने के बाद तो आपको इस किस्म का सवाल नहीं करना चाहिए। पैसों की तो इतनी शिद्दत से जरूरत थी कि उनके इंतजार में वो मरा जा रहा था। काफी अर्सा पहले उसने बाहर जाने के चक्कर में एक पठान से मुनाफे पर रकम लेकर कमा दी थी। उसकी इस किस्म की हमाकतों की फहरिस्त बहुत तवील है। बहरहाल उस पठान ने उसकी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। दूसरी भी बहुत सी फौरी जरूरियात थी। शादी का मुआहदा तो 2-2.5 माह चलना था। एन मुमकिन था कि उससे भी ज्यादा तूल खींच जाता, जबकि कामरान रकम के इंतजार में एक दिन नहीं बल्कि एक घंटा गिन गिन कर गुजार रहा था। वो प्रिंसेस समेरा से 1-2 लाख बतौर एडवांस मांगने के इरादे से गया था, ताकि फौरी नोयत के मसाइल हल किए जा सके, उसे कुछ ज़हनी यकसोई हासिल हो सके। वह खामोश होगी। मुझे अपने दिल के किसी गोशे में कामरान के लिए हमदर्दी की झलक महसूस हुई। और सफिया हमारे यहाँ के लाखों नौजवान लड़के लड़कियों की नुमाइंदगी करते थे, जो ना जाने किन किन गली कोचों में बिखरे हुए थे और एक बेमकसद थका देने वाली और गोना गो दुख से भरी जिंदगी गुजार रहे थे। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोली, कामरान वहां जाकर देर तक प्रिंसेस से इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन असल बात जुबान पर लाने की जुर्रत न कर सका, क्योंकि प्रिंसेस ने उससे मुआहदा करते हुए ये वाजे कर दिया था वो असल मसला हल होने तक उसे कोई अदायगी नहीं करेगी। इसलिए शर्म के मारे कामरान हरफे मद्दा होंठों पर नहीं ला सका। हालांकि 2-1 मरतबा प्रिंसेस ने सरसरी अंदाज में पूछा भी कि वो किस लिए आया था, लेकिन वो फिर भी दस्ते सवाल तराज न कर सका। कामरान ने यह बताया कि प्रिंसेस उस वक्त क्या कर रही थी। मैंने पूछा। उसे खास तौर पर तो नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों से अंदाजा होता है कि वो उस वक्त अपने उन्हीं अमीराना चोंचलों में मसरूफ थी, जिन्हें ये लोग आर्ट वगैरह का नाम देते हैं। तफिया के लेजे में जहरीलापन आ गया। मेरा मतलब है कि वो अपने उन्हीं मशागल यानी पेंटिंग्स वगैरह में मसरूफ थी। उस दौरान में 2-3 टेलीफोन्स कॉल आई, जिनके बाद प्रिंसेस ने कामरान से कहा कि 1-2 मेहमानों के आने का इम्कान है। यह भी इम्कान था कि उनके साथ ज्यादा देर तक बातचीत चले। खाने का वक्त हो चुका था। वहाँ मुलाजिम तो होते नहीं है। प्रिंसेस खुद खाने पकाने के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहती थी और उसका बाहर जाने का मूड भी नहीं था। वहां से खासे फासले पर बूट बेसन के करीब बहुत बारोनिक मार्केट सी है, जहाँ अच्छे किस्म के रेस्टोरेंट भी हैं। वहाँ कई तरह के खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। प्रिंसेस ने कामरान को कुछ रकम देकर भेजा कि वहां से खाने पीने का कुछ बंदोबस्त कर लाए। उसने अपनी बेशकीमत गाड़ी की चाबी भी उसे दी थी। कामरान को ड्राइविंग आती है। मैंने तस्दीक कर लेना बेहतर समझा। बहुत अच्छी, तफिया ने जवाब दिया। वो कुछ अर्सा पहले ठेके पर किसी की टैक्सी भी चलाता रहा है। बेचारे की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। एक बार डाकू वो टैक्सी उससे छीन कर ले गए थे। सर पे टीटी के दस्ते से जर्ब भी लगा गए थे। टैक्सी तो बाद में मिल गई, लेकिन गोलियों से चलनी थी और उसे 2-3 वारदातों में इस्तेमाल किया जा चुका था। मालिक ने हाथ बांध कर कामरान से मुआज़त कर ली कि वो अब उसे अपनी टैक्सी चलाने के लिए नहीं देगा, बल्कि उसे क्या किसी को भी नहीं देगा। ये कोई नई बात नहीं थी। कामरान के साथ इस किस्म के वाकयात पेश आते ही रहते हैं। बहरहाल मैं बता रही थी कि कामरान गाड़ी लेकर खाना लेने चला गया। मार्केट में रश था। प्रिंसेस के मतलूबा खाने की चीजें लेने में कामरान को काफी देर लगी। वो वापस आया तो उसने प्रिंसेस को मुर्दा पाया। काले पत्थर का एक मुजस्मा उसके पास पड़ा था। 1 मिनट, मैंने हाथ उठाते हुए कहा, कामरान अंदर कैसे पहुंचा? प्रिंसेस के उस बंगले के गेट में इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। प्रिंसेस ने उसे गाड़ी की चाबी दी थी। उसके रिंग में गेट की चाबी भी थी और ये बात प्रिंसेस ने खुद भी कामरान को बता दी थी, ताकि अगर उसकी वापसी पर प्रिंसेस कहीं इधर उधर हो या काम में मुनहमिक हो तो उसे या प्रिंसेस को कोई जहमत न हो। तफिया ने नहायत तहम्मुल से बताया। चुनाचे कामरान गेट खोलकर गाड़ी अंदर ले गया था। उससे पहले खाने पीने की चीजें किचन में रखी थी, फिर उस हाल में गया था जहाँ उसने प्रिंसेस को काम करते छोड़ा था। आप तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि प्रिंसेस की लाश देखकर उसकी क्या हालत हुई होगी, लेकिन मैं तसव्वुर कर सकती हूँ। इस किस्म की सूरत हाल में हमारे यहाँ की पुलिस का तसव्वुर करके तो अक्सर बाहिम्मत शुरफा का भी पित्ता पानी हो जाता है। कामरान तो फिर भी खासा डरपोक और कम हिम्मत सा आदमी है। वो वहां से सर पर पांव रखकर भागा। उसके कल बिल्कुल खबत हो चुकी थी। उसका यह फेल बिल्कुल गैर इरादी और इस्तरारी था। बहुत देर तक वो बदहवासी के आलम में इधर उधर फिरता रहा। गनीमत है कि इस दौरान में उसे इधर उधर गश्त करने वाली पुलिस वालों ने नहीं धर लिया, वरना उन्हें 100% यकीन हो जाता कि वो कोई वारदात करने आया था। हालांकि मामला बिल्कुल उलट है। वारदात करने वाले बिल्कुल नर्वस नहीं होते,
वो इस तरह दंदनाते फिरते हैं कि शायद पुलिस भी उनकी तरफ से नजर फेर कर गुजर जाती। वो है कहाँ? मैंने अपनी दानिश में एक बार फिर बेखबरी में दाव लगाया, मगर सफिया बहुत होशियार थी। वो मुरब्बियाना से अंदाज में सरिलाती मुस्कुराई। आप बार बार मुझे चक्कर देकर पूछने की कोशिश न करें, मैं वैसे ही आपको बता दूंगी। जाहिर है मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ कि आपको उसकी बेगुनाही का यकीन दिला सकूं। उसके लिए उससे मिलना भी जरूरी होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ कि आप हर तरह से उसकी मदद करेंगे। मर्दों वाला वादा। मैं मर्दों वाला वादा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिला तामुल बोला। लेकिन मैं सिर्फ इस शर्त पर कामरान की मदद करूंगा कि वो भी एक मर्दों वाला काम करे। वो क्या? वो चौंकी। वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, मैंने कहा। ओह, उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। अब वैसे ही कह दें कि वो अपने गले में फंदा डालकर लटक जाए। यानी मैं जो इतनी देर से आपके साथ मगजमारी कर रही हूँ, बल्कि इस मौजू के अलावा भी न जाने क्या क्या बकवास कर गई, उसका जर्रा बराबर भी फायदा नहीं हुआ। परनाला वहीं बह रहा है। अगर उसे इसी तरह अपने आप को पुलिस के हवाले ही करना होता तो फिर मुझे आपके पास आने की क्या जरूरत थी? मैंने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी और नहायत नरमी से कहा, तुम्हें उसकी बेगुनाही का यकीन है ना? हाँ, उसने इस बात में सर लिया। बस तो फिर जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह करो। अगर वो खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करता या इत्तफाकन उनके हत्थे चढ़ता तो कुछ और बात होती, लेकिन अब मैं उसे पुलिस के हवाले करूंगा, ये कुछ और बात होगी। जब तक वो रुपोश है या पुलिस से भाग रहा है, उस वक्त तक मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह उसकी हैसियत एक मफरूर मुल्जिम ही की रहेगी। अगर उसका मुस्तकिल तौर पर ही भागते रहने का इरादा है तो फिर उसे मेरी मदद की नहीं, बल्कि जूतों की एक नहायत मजबूत किस्म की चोड़ी और एक हाथ तिठी या मौजर वगैरह की जरूरत है, ताकि वो जरा दिल जमी से अपनी दौड़ जारी रख सके, अपने ताकुब में आने वालों पर गाहे बगाहे 2-4 फायर कर सके। इसी तरह जवाब में चलने वाली कोई गोली किसी दिन उसका काम तमाम कर देगी और किस्सा खत्म हो जाएगा। एक और अहमक बेगुनाह की कहानी अंजाम को पहुंच जाएगी। वो एक टुक मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरी उन बातों के जवाब में कुछ न बोली तो मैंने कहा, जमाना ख्वाह कैसा ही आन लगा है और अच्छी कदरें ख्वाह कितनी ही पवाल हो चुकी हैं। इसके बावजूद मैं हर काम को सही तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। मेरा किसी के भी अंदाजों से ज्यादा असर रसूख है और रुपए पैसे के बल पर भी मैं बड़ी आफत ढा सकता हूँ, बड़ी धांधली मचा सकता हूँ, बड़े बड़े नाजायज काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। शायद इसीलिए बाज बहुत ऊंची जगहों पर मेरा बहुत एतबार कायम है। मैं कुछ भी कर गुजरूं, मुझसे कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बावजूद मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी हैसियत को गलत तौर पर इस्तेमाल न करूं, इससे कोई नाजायज फायदा न उठाऊं। यह बड़ा हौसले का काम है। इसके लिए बड़े सब्र ज़ब्त, बड़ी कुव्वत बर्दाश्त और बड़ा ज़र्फ दरकार होता है, वरना यहाँ तो चूहे को भी जरा सी ताकत मिल जाए तो वो दुम पर खड़ा हो जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? वो जरा उलझन से बोली। यही कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आउट ऑफ द वे जाकर कोई काम ना करूँ, मैंने जवाब दिया। आउट ऑफ द वे जाकर कोई काम किया भी है तो वो भी किसी मुतकब्बर और फ्रॉन्सिस शख्सियत को सबक सिखाने के लिए, या फिर किसी ऐसे मजबूर और कमजोर की मदद करने के लिए जिसे सीधे तरीके से उसका हक दिलाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये भी तो ऐसा ही मामला है। वो जल्दी से बोली। नहीं, इसमें कोई ऐसी पेचीदगी या मुश्किल नहीं है। मैंने दफी में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें यकीन है कि कत्ल कामरान ने नहीं किया? मुझे भी पूरी तरह यकीन आ जाने दो, और पूरी तरह यकीन उससे मिलने के बाद ही आ सकता है। उसके बाद कोई ऐसा पेचीदा और मुश्किल मसला नहीं रह जाता। वो पुलिस के सामने पेश होने से डर रहा है। जब वो मेरे तवस्सुत से पुलिस के पास जाएगा तो उसे डरने की कोई सूरत नहीं रहेगी, कोई उसे उंगली भी नहीं लगाएगा। सबके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। उसके अपने सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, गोया एक मुसीबत से निकल आएगा। पुलिस भी उसकी तरफ मुतमिन होने के बाद यकसुई से असल कातिल की तलाश में चल निकलेगी, जबकि जाती दिलचस्पी के तहत मैं खुद भी उसी कशमकश में हूँ। ये बात नहीं है। वो होंठों पर जुबान फेरते हुए मुस्कुराई। कायल तो मैं हो चुकी हूँ, तो फिर उलझन किस बात की है? चलो मुझे कामरान के पास ले चलो, मैंने उठते हुए कहा। वो फिर भी हिचकिचाहट का शिकार रही तो मैंने कहा, तुम बहुत तेज तरार लड़की हो, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? इंसान को जब कोई जिस्मानी तकलीफ होती है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे कोई बात नहीं छुपाता, उसे सब कुछ बता देता है। मैं भी इस वक्त कामरान का वकील सफाई का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि एक तरह से मैं वकील सफाई से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां कबूल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझ पर तुम्हारी बदएतमादी का यही आलम रहेगा तो फिर मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। तुम जा सकती हो और कोई दूसरा हमदर्द तलाश कर सकती हो। जो फार्मूला अपनी दानिश में सही और कारगर समझते हुए उसने मुझ पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, उसके जरिए तो वो आसानी से एक नहीं कई हमदर्द तलाश कर सकती थी। लेकिन मेरी बात सुनकर वो बिदकने के बजाय राह रास्त पर आ गई। उसकी हिचकिचाहट दूर हो गई और वो गोया एकदम ही वाजे फैसले पर पहुंच गई। ठीक है, आइए मेरे साथ। वो गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर उसकी रहनुमाई में रवाना हुआ। खासा तवील सफर तय करने के बाद गाड़ी जब साइड की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंची तो मैंने कहा, कामरान कहाँ छुपा हुआ है? थोड़ी देर में आप खुद ही देख लेंगे, वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं गहरी नजर से उसकी तरफ देखे बगैर न रह सका। चार दीवारी से बाहर की फिजा में वो ज्यादा खूबसूरत और दिलकश दिखाई दे रही थी। उसमें शक नहीं था कि वो लड़की थोड़ी सी खुशहाल होती, अपने आप को जरा बेहतर अंदाज में सजाने संवारने और अच्छे पहनावे की मुतहम्मिल हो सकती तो उसकी शख्सियत न जाने कितनी निखर आती।
इस सूरत में वो और गजब ढहाती। हालांकि मैंने सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा था, लेकिन वो उसी दौरान मैं शरीर से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, ध्यान से ड्राइव करें, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? अब देखने का क्या फायदा? क्यों, अब क्या होगा? मैंने पूछा। अब चिड़िया उड़ चुकी है। बहुत जल्द बाज चिड़िया थी, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। चिड़िया तो ऐसी ही होती है। हमारा मतलब है तुमने अपनी पेशकश वापस ले ली है? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर मुस्कुराते हुए पूछा। उसी वक्त वापस ले ली थी जब आपकी असूल पसंदी और जरा अलग किस्म के अंदाजे फिक्र के बारे में आपका तवील लेक्चर मेरी समझ में आ गया था। मैं अपने ज़ात के खोल में वापस लौट गई हूँ। मैं अब वही पुरानी सफिया हूँ। वो बस एक रो थी जिसमें मैं बह गई थी। अब मैं उस रो से निकल आई हूँ। मैं उसकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसके लहजे की संजीदगी को महसूस कर सकता था। मुझे गाड़ी एक जगह रोकनी पड़ी थी। मौका गनीमत जानते हुए मैंने एक बार फिर उसके दहकते चेहरे की तरफ एक नज़र देखा और पूछा, गोया अब तुम किसी और के पास भी वो पेशकश लेकर नहीं जाओगे? नहीं, बस अब तो देखा जाएगा। जिंदगी जिस तरह गुजरी गुजार ही लेंगे। वो बेपरवाही से बोली। प्रोग्राम की उस तब्दीली में कामरान की तरफ लौट जाना भी शामिल है? मैंने पूछा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। उसके बारे में अजसर नो सोचूंगी। मैं शख्स से बहुत बेजार हो चुकी हूँ। वो बचपन की मोहब्बतों के किस्से और उस मौजू पर गाए गए दर्दनाक किस्म के गाने भी तुम्हारे दिल में कोई खुदास पैदा नहीं कर रहे। उस गुदास से मजबूर होकर तो आपको हर कीमत पर उसकी मदद पर आमादा करके साथ लिए जा रही हूँ, लेकिन गुदास आखिर कब तक साथ देगा? तुम थकने वाली चीज तो नहीं लगती? मैंने एक बार फिर कुन अखियों से उसकी तरफ देखा। मैं जिस्मानी थकन की नहीं, रूह की थकन की बात कर रही हूँ। वो आंखें खोले बगैर बोली। मैंने ठंडी सांस ली तो उसने जल्दी से आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। कदर शौकी और शरारत की चमक उसके चेहरे पर उतर आई। आहिस्तगी से मेरी कोहनी जरा दबाते हुए वो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ झुक कर बोली, आपको चिड़िया के उड़ जाने का दुख है क्या? कोई पछतावा है? चिड़ियों के उड़ने का क्या दुख? चिड़ियाँ तो होती ही उड़ने के लिए है। अब न सही तो मिनट बाद उन्हें उड़ ही जाना होता है। और जहाँ तक पछतावों का ताल्लुक है तो अपनी जिंदगी में तो बहुत से पछतावों का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। मैंने फलसफियाना अंदाज में गैर वाज़ेह जवाब दिया। आप पछतावे पालने वाले आदमी तो लगते तो नहीं है, तो उसने मेरे अंदाज में कहा। फिर एक बार मुझसे मिलकर मेरे बारे में राय कायम करने की कोशिश न करो, मैंने दर्दनाक लहजे में कहा और एक बार फिर ठंडी सांस ली। यही बात मैं भी आपसे कह सकती थी। उसकी शरीर मुस्कुराहट बरकरार थी। वैसे दर्दनाक जनाना अफसानों की हीरोइन इस मौका पर दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेटते हुए कहती है, शर्जील अपने दुख मुझे दे दो, लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह सकती क्योंकि मेरे अपने दुख ही कुछ कम नहीं है। मुझसे इन्हीं का बार नहीं उठाया जाता।